life attracted kings, and pretty soon a new religion took shape. ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका में आज से करीब 60 लाख साल पहले, जब इनसे डेवलप हुए एस्ट्रेलोपिथेकस, जिनसे होमो हैबिलिस बने, हैबिलिस इरेक्टस में डेवलप हुए एंड फाइनली होमो इरेक्टस से बने होमो सैपियंस। अफ्रीका में इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी ग्रो हो चुकी थी, पर इनके लिए एक नई मुसीबत तब क्रिएट हुई जब क्लाइमेट चेंज हुआ। Every time you fly a plane, every time you turn the heat on. जिससे अफ्रीका के हरे भरे मैदान सूखने लग गए। अब इनके पास केवल एक रास्ता था, अफ्रीका को छोड़ना। The green plains of the Sahara dried out. 2 million years ago, populations of herbivores left Africa in search of new pastures. Homo erectus followed. Some of our ancestors migrated to Europe, others to Asia. They crossed mountains and deserts, forests and swamps. They traveled unthinkable distances into the unknown. लगभग 7000 BCE जब होमो सैपियंस ने पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर बस्ती स्टैब्लिश की, एंड दिस साइट इज मेहरगढ़। Explorations and excavations in Balochistan has revealed the earliest level of farming culture from this area. The site which has yielded wonderful evidence for this is Mehergarh. फास्ट फॉरवर्ड टू हिस्ट्री एंड पहुंचते हैं सीधा 3000 BCE में, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं। Fertile plains of the Indus and the Ganges that we find the heart of ancient Indian civilization. Here we find the earliest evidence of a nation thousands of years old. The people of this ancient civilization are known as the Harappan or Indus Valley civilization. By whatever name, they lived a sophisticated life. They were farmers who could breed cattle, goats, camels, pigs and elephants. They grew wheat, barley and cotton. They were skilled in metalwork and jewelry making, and they knew how to trade. इस सिविलाइजेशन पर हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। और फिर 2000 BCE तक इस सिविलाइजेशन के एविडेंस कम होने लग गए। आई मीन हड़प्पन सिविलाइजेशन अचानक से खत्म होने लगी। और इसके बाद इमर्ज हुई एक और नई सिविलाइजेशन, एंड दिस इज द वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन को आर्यों ने शुरू किया, जो सेंट्रल एशिया में रहते थे। वे खाइबर पास के थ्रू इंडिया में आए थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद जो लोग बचे, उनमें से कुछ सदर्न इंडिया मूव कर गए, जिन्हें कहा गया ASI। बाकी बचे हड़प्पन्स आर्यों के साथ घुल मिल गए और कहलाए ANI। इन्हीं ANI ने क्रिएट करी द वैदिक सिविलाइजेशन। 1500 BCE से 1000 BCE जब ANI इंडिया में और अंदर तक आते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये लोग ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, लाइक पुरु, भरत, चेदी एक्सेट्रा। इसी टाइम पीरियड में ऋग्वेद कंपोज करा गया, जो हमें इस पूरे टाइम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। One of the world's earliest religions, the Rig Veda, is considered by all scholars, I think, to be one of the most beautiful composite of religious hymns and deep philosophical discussion. 1000 BCE से 600 BCE जब ANI इंडिया के गंगा प्लेन्स तक आ चुके थे, और अब वो
ट्राइब्स में नहीं बल्कि जनपद्स में डिवाइडेड। यही जनपद्स आगे चल के महाजनपद्स क्रिएट करते हैं। अदर देन दिस इसी टाइम में 3 और वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक सिविलाइजेशन अपनी पीक पर ब्राह्मण्स ने अपने आप को सुपीरियर रखते हुए सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया, जिससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट हुई। लोग परेशान हुए और इस परेशानी से क्रिएट हुआ एक और नया चैप्टर, द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म 600 BCE में ओरिजिनेट हुआ और बुद्धिज्म 500 BCE में। इन दोनों रिलीजन्स के अप्रोच भी लगभग सेम थे और रीजन्स भी। His way of life attracted kings and pretty soon a new religion took shape. अब क्योंकि लोग इनइक्वालिटी से परेशान थे, इसलिए लोअर क्लास के लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को खूब सपोर्ट किया। 600 BCE तक जनपद्स महाजनपद्स में बदल चुके थे, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म टेक्स्ट से मिलती है। ये महाजनपद्स थे बज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। इनमें से मगध इज वेरी प्रोस्परस और इस प्रोस्पेरिटी का रीज़न था मगध के साउथ में सिचुएटेड आयरन डिपॉजिट्स, जिससे हथियार और एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए जाते थे। इसके नॉर्थ में थे घने जंगल जहाँ लकड़ी और हाथी अवेलेबल थे। इसके बीच से निकलती थी द ग्रेट गंगा रिवर, जो इस जगह को फर्टाइल और इवन ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाती थी। और फिर इसी मगध पर 544 BCE में बिम्बिसार ने हर्यंका डायनेस्टी को स्टैब्लिश करके उसे उसकी पीक तक पहुंचाया। पर बिम्बिसार की हत्या उसके ही बेटे अजातशत्रु ने कर दी। हर्यंका डायनेस्टी का लगभग हर रूलर अपने बेटे के हाथों ही मारा गया, जिससे इस डायनेस्टी में पॉलिटिकल अनइंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर नागदशक को उसकी ही प्रजा ने मार दिया। जिसके बाद प्रजा ने नागदशक के अमात्य शिशुनाग को अपना राजा चुना। शिशुनाग रूलर बनते ही सबसे पहले अवंती को कैप्चर करके मगध में मिलाता है, जिसके बाद 395 BCE में कालाशोक मगध के थ्रोन पर बैठा। कालाशोक के बाद शिशुनाग डायनेस्टी कई हिस्सों में बट गई, जो इसके डाउनफॉल का रीजन बनी। 345 BCE में इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर महानंदन की हत्या महापद्मनंद ने कर दी और एस्टैब्लिश हुई द नंद डायनेस्टी। महापद्मनंद ने मगध को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मगध प्रोस्पेरिटी के मामले में अपनी पीक पर था। महापद्मनंद के बाद धनानंद मगध के थ्रोन पर बैठा 326 BC, जब अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर हो रहा था। तब चाणक्य ने इसकी इंफॉर्मेशन धनानंद को दी, बट धनानंद आल्सो इंसल्टेड द चाणक्य और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग देके नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और एस्टैब्लिश हुई द ग्रेट मौर्यन डायनेस्टी, जिसे इंडिया की फर्स्ट डायनेस्टी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी ने सदर्न इंडिया के कुछ हिस्से को छोड़कर लगभग पूरे इंडिया पर रूल किया। जिसके बाद द ग्रेट अशोका ने इस डायनेस्टी को इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 137 ईयर्स तक रूल करने के बाद मौर्यन डायनेस्टी के आखिरी रूलर बृहद्रथा को उसी के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुरू हुई एक और नई डायनेस्टी, द शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र के बाद शुंगा डायनेस्टी को संभाला उसके बेटे अग्निमित्र ने। अग्निमित्र के बाद वीक रूलर्स की वजह से ये डायनेस्टी कोलैप्स करने लगी और इसके आखिरी रूलर देवभूति को उसी के अमात्य वासुदेव ने जहर दे के मार दिया और शुरू हुई द कण्व डायनेस्टी। इस डायनेस्टी ने इंडिया पर केवल 45 सालों तक ही रूल किया और इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर सुशर्मन को सातवाहन डायनेस्टी के सिमुक ने मार दिया और शुरू हुई सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के पहले नोटेबल किंग थे शिमुक, जिन्होंने इस डायनेस्टी को इंडिया की मेजर डायनेस्टी बना दिया। जिसके बाद सातवाहन डायनेस्टी के थ्रोन पर बैठे सातकर्णी एंड सातकर्णी वाज सो ग्रेट कि आगे सभी राजाओं ने अपने नाम के आगे सातकर्णी लगाया। इनके बाद कई वीक रूलर्स आए, जिसका फायदा उठाया शकों ने कुछ टेरिटरी को कैप्चर करके। पर फिर सातवाहन डायनेस्टी के थ्रोन पर बैठे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्होंने वापस कम बैक करके सातवाहन डायनेस्टी को इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पर उनकी डेथ के बाद ये डायनेस्टी वीक होके फ्यूडिटरीज में डिवाइड हो गई। लगभग यही टाइम पीरियड था जब कुषाण डायनेस्टी भी नदर्न इंडिया में इमर्ज हुई थी। इस डायनेस्टी को कुजुला ने एस्टैब्लिश किया। इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे कनिष्क,
जिन्होंने इस डायनेस्टी को गंगा प्लेन्स तक पहुंचा दिया। इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर साबित हुए वासुदेव, जिनकी डेथ के बाद ये डायनेस्टी 2 हिस्सों में बंट गई और फिर आगे चल के इसके एक हिस्से पर रूल किया द ग्रेट गुप्ता एम्पायर, एंड देन ए न्यू चैप्टर बिगेन, द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता डायनेस्टी जो पहले कुषाण डायनेस्टी की ही फ्यूडिटरी हुआ करती थी, बट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कुषाण डायनेस्टी चंद्रगुप्त ने इस डायनेस्टी को एम्पायर में बदल दिया और फिर यही काम किया समुद्रगुप्त ने, दैट आल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि किसी ने उन्हें डिफीट ही नहीं कर पाया। जिसके बाद चंद्रगुप्त ने इस डायनेस्टी को संभाला। करीब 160 सालों तक रूल करने के बाद गुप्ता एम्पायर भी वीक होके फ्यूडिटरीज में डिवाइड हो गया, जिसका फायदा उठाया हर्षवर्धन ने नदन इंडिया को यूनाइटेड करके एंड एस्टैब्लिश कर दिया द पुष्यभूति डायनेस्टी। नदन इंडिया को यूनाइटेड करने के बाद हर्षा सदन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उनकी बैटल हुई चालुक्य एम्पायर के महान राजा पुलकेशिन से, जिन्होंने हर्षा को हरा के उनके सदन एक्सपेंशन को रोक दिया। और फिर हर्ष की डेथ के बाद पुष्यभूति डायनेस्टी वापस से फ्यूडिटरीज में डिवाइड हो गई और यहीं से इंडिया की एंसेंट हिस्ट्री का बॉर्डर खत्म हो जाता है और बॉर्डर के उस पार है द इंडियन मिडिएवल हिस्ट्री, जिसे हम किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।